आपको डर लग रहा है राजनीतिक पार्टी का नाम लेने में? सुनिए, दीपू तिवारी न कभी डरा है और न डरना सीखा है। दीपू तिवारी न कभी डरे हैं और न कभी गलत काम किए हैं। और जब दीपू तिवारी गलत काम नहीं करते हैं तो दीपू तिवारी कभी डरते नहीं हैं। कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। अच्छा, तो ये पीडीए क्या है? उनको सिर्फ पीडीए से मतलब है? पीडीए से मतलब है? उनको और किसी का वोट नहीं चाहिए? हम मौजूद है मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी के जो 9 विधानसभा हैं उसमें चुनाव 13 तारीख को होना है। अलग अलग कैटेगरी है कि कौन सी तारीख को चुनाव होगा। हम मौजूद है मिर्जापुर के सबसे हॉट सीट जो है वो मझवा में सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार रखे हैं। बस एक पार्टी अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारी, वो है बीजेपी। 9 विधानसभा जो है यूपी का उपचुनाव होना है, उसमें इस समय जो है वो बीजेपी आरएलडी के साथ लड़ रही है, सपा जो है वो कांग्रेस के साथ लड़ रही है। एक पार्टी जो है वो अकेले ही चुनावी मैदान में अकेले लड़ रही है, वो है बसपा। बहन मायावती जो है वो अकेले ही, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, उसमें अभी तक अकेले लड़ रही। वो किसी से गठबंधन ना करके अकेले चुनावी मैदान में दमखम दिखाई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने कमर कस लिए हैं। चुनावी जो डेट है वो भी ऐलान हो चुका है। अब हम बातचीत करेंगे मिर्जापुर में जो मझवा विधानसभा है उसमें कैंडिडेट उतरे हुए बसपा से दीपू तिवारी से हम जानेंगे कि वो अपने अपने किन किन रणनीतियों के साथ मैदान में उतरे हैं। क्या मझवा की जो रणनीति है उसमें वो खरे उतरेंगे, और जो बसपा ने इनके ऊपर भरोसा जता करके टिकट दिया है, क्या उस भरोसे को कायम बना कर पाएंगे? हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। सबसे पहले ये बताइएगा कि राजनीति में आने का विचार आपका कहाँ से आया? देखिए, राजनीति में हम लोगों ने, छात्र राजनीति से हम लोगों ने अपनी राजनीति की शुरुआत की है। और मैं मिर्जापुर के जीडी बिन्नानी पीजी कॉलेज का मैं 98 में जनरल सेक्रेटरी रहा और सन 2000 में मैं प्रेसिडेंट बना वहाँ से। उसके बाद से चूंकि छात्र राजनीति की जो, उसको आप कह सकते हैं नर्सरी या प्राइमरी पाठशाला, शुरुआती दौर, तो वो कॉलेज की राजनीति से होता है। कॉलेज की राजनीति में हम लोगों को बहुत चीजें सीखने को मिलती है और लोगों की सेवा करने का, लोगों की मदद करने का एक अंदर से जज्बा पैदा होता है। और हम लोगों ने छात्र राजनीति में एक अच्छी पहल करके, और सन 2002 से मैं लगातार मझवा विधानसभा में किसी न किसी बहाने, किसी न किसी चुनाव में लोगों के बीच में आता जाता रहा, लोगों से संपर्क में रहा। चूंकि कॉलेज के चुनाव में जो हमारे साथ के पढ़े हुए लोग थे, जो भी हमारे साथ के मित्र थे, दोस्त थे, जिन्होंने कॉलेज के समय में मदद की थी, उन्हीं की एक टीम बना के हम लोग राजनीति में लगे रहे। आज धीरे धीरे 24 साल का दिन मुझे बीत गया। अब मझवा विधानसभा में ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं है जो दीपू तिवारी से अनजान हो। मतलब अभी तक ने आपने मझवा के सभी ग्राम सभाओं को देख रखा है? देखिए, मैं सच अगर मैं आपको बताऊं तो देख तो रखा था मैं आज 24 साल से, लेकिन जब से मेरा टिकट मिला, मैं तब से आपको बता देना चाहता हूं कि मझवा विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, मझवा ब्लॉक, पहाड़ी ब्लॉक, सिटी ब्लॉक। और इस 3 ब्लॉक में जो भी गांव हैं, मैं लगभग 95% मैं हर गांव के, हर बस्ती में, चाहे वो किसी भी समाज की बस्ती हो, वो किसी भी समाज का घर हो, मैं एक एक घर पे जाके वोट की भीख मांगा हूं। और लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और ये विश्वास जताया है कि इस बार हम लोग आपके साथ और बहुजन समाज पार्टी को 13 नवंबर को मतदान करने के लिए तैयार हैं। अब हम बात कर लें कि राजनीति के दौर में ये तो आपकी शुरुआती दौर की राजनीति थी, लेकिन अब 2024 का जो राजनीति है वो बाकी और लोगों ने अपनी कैंडिडेट उतार रखे। सपा ने रमेश बिंद की बेटी को दे रखा है। वो भी पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो भी बसपा से थे। लेकिन क्या बीजेपी अभी तक अपनी कैंडिडेट नहीं उतारी है? क्या ऐसा लगता है कि कैंडिडेट जो बीजेपी उतारेगी वो कोई बड़ा चेहरा होगा जिसके बाद आप लोग ऐसा लगेगा कि अब इसके आगे तो जीतना नामुमकिन है? देखिए, किसी भी दल से कोई भी प्रत्याशी आए,
दीपू तिवारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुजन समाज पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी जिस मजबूती के साथ लड़ रही है उससे ज्यादा मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और बहुजन समाज पार्टी किस पार्टी के प्रत्याशी उतरे हैं या किस पार्टी के नहीं उतरे हैं उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो उनके पार्टी का निर्णय है, किसको उन्होंने उतारा है, किसको उतारेगी, या हो सकता है न भी उतारे, या हो सकता है कि लड़ने वाला ही चला जाए, बैक हो जाए, वो उनका काम है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी मजबूती से जनता के बीच में जा रही है, अपनी बातों को रख रही है। 2007 में बहन जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार की जो अच्छाइयां थी वो बता रही हैं, पार्टी के लोग बता रहे हैं, मैं भी जा के बता रहा हूं, और लोग, मजमा की जनता आज भी बहन जी की सरकार को याद कर रहे हैं और ये भी भगवान से मना रहे हैं कि 2027 में बहन जी की सरकार है। अच्छा, आपने कहा कि आपकी राजनीति कॉलेज से शुरू हुई है। कॉलेज का दायरा एक सीमित तक दायरा होता है, लेकिन जब हम बाहरी राजनीति में निकलते हैं, असल राजनीति में हम निकलते हैं, अब आपने मजमा एक विधानसभा में कदम रखा है, तो कॉलेज की राजनीति और मजमा की राजनीति में बहुत अंतर हो जाता एरिया है। की बात करेंगे तो छात्र संघ का चुनाव विधानसभा से भी बड़े एरिया में होता है। हमारे बिनानी कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे उस समय 8,000 10,000 बच्चे पढ़ते थे, और वो एक ही जिले के बच्चे नहीं होते थे। कोई मुगलसराय से आ रहा है, कोई बनारस से पढ़ रहे हैं, कोई चंदौली से पढ़ रहा है, कोई सोनभद्र से पढ़ रहा है, कोई भदोही से पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो हम लोग जब प्रचार करने निकलते थे तो हम लोग 2-2 दिन 3-3 दिन का अपना भोजन पानी, लाई चना गुड़ बांध के मोटरसाइकिल पर 2 कपड़ा लेके हम लोग निकल जाते थे। कहाँ सोना है, कहाँ जागना, कहीं ढाबा मिल गया सो गए, खाना मिला तो खा लिए। उस समय न किसी के पास पैसा, चंदा लगा के सब चुनाव लड़ते थे। तो एरिया तो उसका भी बड़ा रहता था। लेकिन जो आपने बताया कि तरीका, तो ये बात सही है कि छात्र राजनीति एक अलग चीज होती है, लेकिन अगर आपने छात्र राजनीति कर ली तो बाकी चुनाव में आपको दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि देखिए, छात्र राजनीति की एक मजबूत पकड़ है। अगर आपने छात्र राजनीति किया है, आप वहां से चुनाव जीते हैं या हारे भी हैं, लेकिन अगर आपकी पकड़ है समाज में, तो कल वो जो कॉलेज में थे वो बच्चे थे, आज वो गार्जियन बन गए हैं। कल तक वो अकेले थे, वो किसी के बेटे रहे होंगे, आज उनके बेटे हो गए हैं। तो कल तक वो मेरे मित्र थे, आज मेरे मित्र के साथ मेरा एक भतीजा भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है, मेरी बहू भी साथ देने के लिए तैयार है। अगर उस बच्चे की शादी हुई है तो मेरी बहू लगेगी, अगर मेरे मित्र का बेटा है या बहू है। उनकी पत्नी मेरी भाभी लगेंगी या भयो लगेंगी अगर छोटे हैं तो कहीं ना कहीं वो साथ, वो संबंध आज तक मेरे साथ चला आ रहा है और उसका निर्वहन दोनों तरफ से हो रहा है। अब मुझे अपने लोगों पे विश्वास है, वो फिर किसी भी धर्म और जात से हो। दीपू तिवारी धर्म और जात की राजनीति नहीं करता है। कौन करता है धर्म और जात की राजनीति? देखिए, यहाँ पे बहुत से प्रत्याशी हैं। कौन है? उनका नाम लेने का कोई मतलब नहीं। राजनीति में होता है कि जिसको समाप्त करना है उसका मतलब आपको डर लग रहा है राजनीतिक पार्टी का नाम लेने में? दीपू तिवारी न कभी डरा है और न डरना सीखा है। दीपू तिवारी न कभी डरे हैं और न कभी गलत काम किए हैं। और जब दीपू तिवारी गलत काम नहीं करते हैं तो दीपू तिवारी कभी डरते नहीं। जो ये बात कहता है कि दलित समाज या उनको कहते हैं, बहन जी एक देश की ऐसी पहली नेता है, और मैं देश की क्या कहूंगा, मैं विश्व की कहूंगा कि बहन जी पहली ऐसी नेता है कि उन्होंने सफाई कर्मी की जो नौकरी निकाली थी वो किसी एक जात, सिर्फ चमारों के लिए नहीं निकाली थी। आप मीडिया से हैं, आप पूरे देश प्रदेश में घूम रही हैं, गांव-गांव घूम रही हैं। आप सफाई कर्मियों से पूछिए कि क्या चमार ही आपके साथ नौकरी कर रहे हैं कि ब्राह्मण भी कर रहे हैं, ठाकुर भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, यादव भी कर रहे हैं कि नहीं, ये बात क्या पूछिए। अब अगर कर रहे हैं तो बहन जी ने गरीबी के लिए ये नौकरी निकाली थी कि वो कोई भी परिवार गरीब हो, चाहे वो फिर ब्राह्मण ही समाज क्यों ना हो,
फिर चाहे वो दलित ही समाज के हो ना या किसी भी जात समाज के लोग, धर्म के लोग आ रहे हैं, अगर वो गरीब हैं, बहन जी ने गरीब की तुलना किसी जात से नहीं की थी, बहन जी ने गरीब की तुलना गरीबी से की थी। गरीबी तो किसी के घर में आ सकती है। आप बार बार जाति का नाम ले रहे हैं, कौन कर रहा है जाति की राजनीति, कौन कर रहा है? मझवा में ही बता दीजिए, मिर्जापुर का ही अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि बहन जी की सरकार बनती है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ दलित का या चमार का ही काम करते हैं। मैं उस पे आपको बात कर रहा हूं कि बहन जी ने इतिहास में पहली बार कुटुंब रजिस्टर की नकल को देख के सफाई कर्मी की नौकरी दी है। कुटुंब रजिस्टर मीन्स कि उस डेट में उस बच्चे की क्या उम्र है, 18 साल की वो उम्र पार कर चुका है कि नहीं कर चुका है, क्योंकि गांव में बहुत से हैं जिनको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम रहती, लेकिन गांव में जो कुटुंब रजिस्टर बनता है, जो दर्ज किया जाता है जन्म तिथि, उसके आधार पर अगर 18 साल आपकी उम्र हो गई थी नौकरी करने लायक, तो बहन जी ने ऐसे लोगों को कुटुंब रजिस्टर देख के नौकरी दी है। कौन कर रहा है जाति की राजनीति को? देखिए, जात की राजनीति तो तमाम पार्टियां कर रही हैं। आप भाजपा भी ले लीजिए, सुनिए, भाजपा भी कर रही है और सपा भी कर रही है, हैं? और अगर सारी पार्टियां कर रही हैं तो दीपू तिवारी अगर लड़ रहा है तो फिर लोगों को परेशानी क्यों है? सपा भी तो कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते। अच्छा, तो ये पीडीए क्या है? उनको सिर्फ पीडीए से मतलब है? पीडीए से मतलब है? उनको और किसी का वोट नहीं चाहिए? वही ये वोट देखिए, एक बात मैं सच्चाई आपको बता दूं, बहन जी पूरे देश की नेता हैं और बहन जी से बड़ा कोई एससी समाज का नेता न है और न भविष्य में हो सकता है। अब ये बताएगा कि बसपा से पिछली बार रमेश बिंद रहे हैं, 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं, उनकी भी छवि जो है वो विधायक की तरह मझवा में आगे दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं कि इस बार सपा आएगी क्योंकि वो भी बसपा से थे 3 बार विधायक। तो कहीं ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर, फिर उनके जो पारिवारिक, फिर उसके बाद निषाद पार्टी से विनोद बिंद थे मझवा के विधायक, वो भी कहते हैं कि लोग बड़े दयालु हैं। अब जिस तरीके से लोग बिंद बिंद करते चले आ रहे हैं, एक मझवा में बिंद का भी जो वर्चस्व है वो कायम रह पाएगा या फिर? देखिए, जैसे आपने पूर्व विधायक का नाम लिया, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। क्यों, ऐसा क्या लेना, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। और वो पूर्व हो चुके हैं ना, तो उनका क्या वजूद है? जब जनता ने उनको ठुकरा चुका, उनका तो कोई वजूद ही नहीं है। और उनका अगर वजूद होता, उनकी इतनी बहुत पॉपुलरिटी होती, तो मैदान में आए होते। क्यों बच्ची को चुनाव लड़ा रहे? अरे वो डॉक्टर थी, वो अपना कहीं हॉस्पिटल खोलती, बढ़िया इलाज करती लोगों का। डॉक्टरी इसीलिए पढ़ी होगी ना, वो बिटिया है, मैं उसको कैसे कुछ बोलूं। लेकिन जिसने उसको उतारा है, जो इसको आप पूर्व विधायक कर रही हैं, उनको मैदान में आना चाहिए था। अपने बिटिया को ले आए हैं डॉक्टर, तो अब मझवा तो देख चुका, 3 डॉक्टरों को देख चुका मझवा विधानसभा, 2 डॉक्टर को देख चुका, तीसरा डॉक्टर आया है। तो तीसरे डॉक्टर पे भरोसा किया जाए? जब 2 पे किया तो धोखा खा गए। तो लोग होते हैं ना कि अच्छा ये बताइए, 3 बार एक फर्जी डॉक्टर को बनाया विधायक। आप फर्जी डॉक्टर कह रहे हो, वो तो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर अपने नाम के आगे डॉक्टर। वो लिख के दे दें, वो लिख के दे दें, मैं मान लूंगा डॉक्टर। वो डॉक्टर की डिग्री दिखा दें, मैं मान लूंगा डॉक्टर। वो चैलेंज कर दे मेरी बात को, मैं मान लूंगा, या मेरे ऊपर मुकदमा कर दे। मझवा में जिस तरीके से लोग, अभी भी बनारस से सटा हुआ मिर्जापुर है, अब मझवा बनारस के बॉर्डर और मझवा पे आ जाता है, तो क्या लगता है कि इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा होने वाला है उपचुनाव का, वो सबसे बड़ा क्या होगा मझवा का? देखिए, मझवा की जनता अपने को ठगी मान रही है। मैं पार्टी से हट के कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे पंडित लोकपति त्रिपाठी जी हुआ करते थे, एक समय हुआ करता था। वो मझवा विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, लेकिन विकास वो मिर्जापुर जिले का करते थे। पहले ऐसे विधायक हुआ करते थे कि उनको इतनी ताकत रहती थी और जनता में इतना वो रहता था कि जनता अगर उनको जिताती थी तो वो उनके जो मूलभूत सुविधाएं होती थी
उनको वो मजबूती से जनता के बीच में वहां तक पहुंचाते थे। आज बहुत दिन बीत गए, यहाँ पार्टियां तो जीती, पार्टी का क्या दोष है? आज बहन जी ने मुझको टिकट दिया, मैं विधायक बन जाऊं, मैं कोई काम न करूं, तो बहन जी का क्या दोष है? दोष तो मेरा होना चाहिए, हैं? सच्चाई है कि मैंने काम नहीं किया। तो उसी तरह जो पूर्व में विधायक हुए उन्होंने काम नहीं किया, और जो विकास पुराना था उसी पे लीपापोती करते रहे, और मझवा विधानसभा उसी लीपापोती पर आज तक चल रही है। सबसे पहले अगर विधायक आप बनते हैं तो सबसे पहले मझवा का किस मुद्दे पर आप काम करेंगे? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ा कष्ट हो रहा है कि मझवा विधानसभा में सड़क नहीं है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, ट्यूबवेल जो बने हैं वो बिगड़ गए, अभी तक बन नहीं पा रहे हैं। जो जल नल योजना जो चालू हुई है, अरे सरकार को या तो पहले नल लगवा देना चाहिए तब सड़क बनवा देना चाहिए था, और या तो पहले सड़क के किनारे उसको, सड़क बनी है, नल सड़क तोड़ के पाइप डाल दिया गया, अब वो सड़क कब बनेगी ये जनता को मालूम नहीं। वहीं बरसात हो रहा है, कीचड़ हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चे स्कूल बच्चियां पढ़ने जा रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, चोट लग रहा है। तो सड़क तो है ही नहीं है मझवा विधानसभा में। आप लोग मैडम, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्वयं लाइव टेलीकास्ट दिखाइए बिना किसी के दबाव में, और सच्चाई दिखाइए जनता को कि मझवा का वास्तविक स्थिति क्या है। मझवा के जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं मझवा की जनता से यही कहूंगा आपके माध्यम से कि एक बार दीपू तिवारी को भी मौका दें और विश्वास करें, और दीपू तिवारी मझवा विधानसभा के सम्मानित जनता से ये वादा कर रहा है कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्रेम रहा मेरे ऊपर, तो दीपू तिवारी कहीं से भी आप लोगों को ये एहसास नहीं होने देगा कि आपने किसी गलत व्यक्ति का चयन किया है। देखिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद दीपू तिवारी जी का। ये बसपा के कैंडिडेट अभी उपचुनाव में उतरे हुए हैं 2024 के। अब देखना होगा कि 2024 का जो उपचुनाव है वो मझवा का सरताज किसके ऊपर सजेगा, क्योंकि लगातार जो पार्टी है वो अपनी अपनी दमखम अपनी कमर कस चुकी है, क्योंकि अब डेट का भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन जो डेट है वो भी घोषणा कर दी गई है। अब अलग अलग पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं। अब बीजेपी जो पीछे है वो देखना ही होगा कि वो किस चेहरे को, किसको अपना चेहरा बनाती है मझवा को, क्योंकि मझवा मिर्जापुर का सबसे हॉट सीट रहा है। अब ये देखना होगा 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेट दिया गया है 23 तारीख को रिजल्ट किसके तरफ जाता है, ये हम आपको उसकी भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक लगातार बने रहिए प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।